हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि सेल ऑफ पेरेंट शेयर से रिलेट करता है। सेल ऑफ पेरेंट शेयर में अपन बेसिकली क्या चेक करते हैं कि क्या उस सेल की वजह से पेरेंट का सब्सिडरी के ऊपर से कंट्रोल लॉस्ट हुआ या फिर कंट्रोल लॉस नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर पेरेंट 80% का सब्सिडरी में कंट्रोल होल्ड करके रखती है, 80% का पेरेंट है और 20% की एनसीआई है। मान लीजिए पेरेंट ने 10% अपना हिस्सा सेल कर दिया, कितना बचा पेरेंट के पास? 70% बचा। क्या अभी भी कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, 50% या उससे ज़्यादा हो तो कंट्रोल होता है, यानी अभी भी कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है, कंट्रोल लॉस नहीं हुआ। यहीं पर मान लीजिए आप कि 80% का पेरेंट का शेयर है, उसने 10% की जगह पे 50% सेल कर दिया, कितना बचा? 80 माइनस 50, 30 बचा। 30% का मतलब अब उसके पास कितना है स्टेक? 30% का है और उसका कंट्रोल अब लॉस्ट हो चुका है। बिल्कुल ठीक बात है। दोनों के ही अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे करे हैं। इन क्वेश्चंस में क्या खास बात है जो मैं आपको अभी कराऊंगा, और एक क्वेश्चन और है उसमें अपने को बैलेंस शीट बनानी है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअली अपने को क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फिगर अपने को कब कैलकुलेट करना है, कब लॉस ऑफ कंट्रोल है, कब लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं है। बैलेंस शीट अपने आप आराम से बन जाती है। अगर मैं आपसे बात करूँ इस केस की जिसमें कंट्रोल लॉस्ट होता है, उसमें अपन क्या करते हैं? जब हम सब्सिडरी को अक्वायर करते हैं, यानी हम सब्सिडरी के नेट असेट्स अक्वायर करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हम एनसीआई कैलकुलेट करके एनसीआई दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जब अपन सब्सिडरी को, जब हमारे पास जब सब्सिडरी का कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, जब हमारा सब्सिडरी का कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, तब हमें उसके बाद से कंसोलिडेशन नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? सब्सिडरी के नेट असेट्स जो हमने हमारी बुक्स में दिखा रखे हैं उनको हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे हमारी बुक से। सब्सिडरी के नेट असेट्स को हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे। डी रिकॉग्नाइज करने का मतलब जब नेट असेट्स डी रिकॉग्नाइज होंगे मतलब क्रेडिट होंगे, ठीक है। एनसीआई को डी रिकॉग्नाइज करेंगे। एनसीआई को अपन एज अ लाइबिलिटी हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अपन ने कंसोलिडेशन के भी बड़े वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं, उसमें अपन ने क्या करा था? एनसीआई को एज अ लाइबिलिटी शो करा था। अगर अपन एनसीआई को एज अ लाइबिलिटी शो कर रहे हैं तो यानी लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। जब एनसीआई डी रिकॉग्नाइज होगा, लाइबिलिटी डी रिकॉग्नाइज होगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। अपन ने वो कर दी। मान लीजिए अगर अपना सेल होने के बाद कुछ स्टेक बचा हुआ है उस कंपनी में, उस सब्सिडरी में हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 80% में से 50% मैंने बेच दिया, 30% तो अभी भी बचा, बिल्कुल बचा। वो 30% को हम क्या दिखाएंगे? एज एन इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे फेयर वैल्यू पे। बिल्कुल ठीक बात है, हमें बात समझ में आ गई। और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा गेन लॉस हो जाएगा किस पर? डिस्पोजल पर, या गेन ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर। समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आ गई। चलो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा ब्रीफ था कि जब हमारा कंट्रोल लॉस होता है तो अपन किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। चलो अपन क्वेश्चन करते हैं। P प्राइवेट लिमिटेड हैज़ अ नंबर ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरीज इंक्लूडिंग S प्राइवेट लिमिटेड। होली ओन्ड सब्सिडरीज का मतलब कि उसका 100% हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। P प्राइवेट लिमिटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड द ग्रुप कैरिंग अमाउंट ऑफ S लिमिटेड्स असेट एंड लाइबिलिटीज अपने को 31 मार्च 2000 का फिगर दे रखा है। ये अपने को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दे रखी है और ये सिर्फ उस सब्सिडरी के बारे में दे रखा है जिसकी सेल हुई है। हाँ, इसमें ये इंक्लूडेड है ऑलरेडी। इसका अपने को अलग से क्यों दिया हुआ है? क्योंकि अपने को नेट एसेट्स वगैरह कैलकुलेट करने होते हैं। चलो क्या लिखा है आगे? ये अपने को बैलेंस शीट दी हुई है, ये कंसोलिडेटेड फिगर्स दिए हुए हैं और ये सिर्फ एस लिमिटेड के फिगर्स दिए हुए हैं, जो एस लिमिटेड सारी बहुत सारी सब्सिडी में से एक सब्सिडी एस लिमिटेड भी है। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर डिस्पोजल एज एट 31 मार्च 2002 व्हेन पी प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप सोल्ड 100% शेयर्स ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड टू एन इंडिपेंडेंट पार्टी फॉर 3000 मिलियंस। सारे फिगर्स मिलियंस में दे रखे हैं तो मैं सिर्फ 3000 इसको बोलता हूँ, ठीक है। चलो इसकी अपन अकाउंटिंग करते हैं। क्या करा है पी लिमिटेड ने? पी पेरेंट है, उसकी एक 100% सब्सिडरी थी एस प्राइवेट लिमिटेड, उसने उसको किसी इंडिपेंडेंट पार्टी को बेच दिया, कितने में? 3000 मिलियंस में, यानी ₹3000 में। चलो अब अपन इसकी अकाउंटिंग करते हैं। इसमें हमारा कंट्रोल चला गया, बिल्कुल चला गया। 100% हमारे पास था, 100% का 100% चला गया हमारे हाथ से। इन द करेंट केस कंट्रोल इज लॉस्ट, ठीक है। क्या करेंगे अपन? डी रिकॉग्नाइज करेंगे नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल। नेट असेट्स कैसे निकालेंगे? चलिए देख लेते हैं। नेट असेट्स कैसे निकलेंगे इसमें? 3460 असेट्स टोटल माइनस 900, क्या आ जाएगी हमारी नेट असेट की वैल्यू? आ जाएगी कितनी आई? 3460 माइनस 900, हमारे नेट असेट्स आ गए 2560 के। ये 2560 के नेट असेट्स अपन डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। 2560 के फिगर नेट असेट्स अपन डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। क्या इसमें एनसीआई है? नहीं, 100% होल्ड कर रहे थे अपन, उसका तो एनसीआई था ही नहीं, तो डी रिकॉग्नाइज भी कुछ नहीं होगा। एनसीआई डी रिकॉग्नाइज 0। इन्वेस्टमेंट स्टेक कुछ रिटेन करा? नहीं, 100% हमारे पास था, 100 का 100% अपन ने बेच दिया, हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो इन्वेस्टमेंट स्टेक रिटेन भी 0 आएगा। जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 3000 में अपन ने बेचा, टू नेट असेट्स, डी रिकॉग्निशन हो गया नेट असेट्स का, और हमारे पास गेन आ गया 440 का बैलेंसिंग फिगर। क्या करनी है अपने को? इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। कैसे बनेगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? कुछ भी नहीं बात है, सिंपल सी बात। अपन ने क्या करा? नेट असेट्स को डी रिकॉग्नाइज करा। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऑलरेडी एस लिमिटेड के जो फिगर्स हैं वो इंक्लूडेड है, हाँ इंक्लूडेड है।
अपने को क्या करना है, इस कंसोलिडेटेड फिगर्स में से इस एस लिमिटेड के फिगर्स को अब हटाना है। हटाना क्यों है, क्योंकि अब अपन ये सब्सिडरी नहीं है, अब अपन इसकी बुक, अब अपन अपनी बुक्स में इसको कंसोलिडेट नहीं करेंगे। अब इसके असेट लायबिलिटी हमारे पास से जा चुकी है, नेट असेट्स डी रिकॉग्नाइज हो चुके हैं। तो अपन क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाते वक्त ये सारे असेट्स जो हमारे ग्रुप के हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं जिनमें एस लिमिटेड की वैल्यू फिगर्स इंक्लूडेड हैं, उसमें से अपन एस लिमिटेड के सारे फिगर्स माइनस कर देंगे और जो बचा हुआ आ जाएगा वो हमारा पेरेंट का रह जाएगा। चलो इसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं अपन, कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक सी बैलेंस शीट, सिंपल सी बैलेंस शीट। चलो असेट्स पीपी 3240 हमारा टोटल, उसमें से अपन ने एस लिमिटेड का हटा दिया। गुडविल टोटल में से एस लिमिटेड का हटा दिया। करेंट असेट्स इन्वेंट्री टोटल एस लिमिटेड का हटा दिया। ये सारे फिगर्स अपने क्वेश्चन में दिए हैं। ट्रेड रिसीवेबल टोटल में से एस लिमिटेड का हटा दिया। कैश टोटल एस लिमिटेड का बस हटा दिया। ये वाला 3000 कौन सा है, जो हमें सेल करने से मिला, ये भी तो हमारे एडिशन हुआ, बिल्कुल एडिशन हुआ, ये अपन ने इसमें ऐड कर दिया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज सिर्फ अपन पेरेंट की लिखते हैं, 1600 अपन ने लिख दी। अदर इक्विटी ये वाला 4260 किसकी, पेरेंट की, प्लस 440 क्या है, गेन ऑन सेल, जो अपन ने सेल करा था उसका गेन अपने को हुआ, कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा, हमारे पीएनएल में ऐड हो गया 440, 4700 टोटल आ गया। ट्रेड पेबल हमारा टोटल माइनस एस लिमिटेड के फिगर, बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई। बिल्कुल बेसिक सी बैलेंस शीट, बेसिक सा क्वेश्चन। कंट्रोल हमारा लॉस्ट हुआ, अपन ने सारे के सारे नेट असेट्स का मतलब क्या, असेट और लायबिलिटीज दोनों जो हमारी बुक्स में अपन ने ली हुई हैं वो अपन अब इसको हटा देंगे, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब हमारी बुक्स में एस लिमिटेड के फिगर्स दिखाई नहीं देंगे, इसलिए अपन ने सारे एस लिमिटेड के फिगर्स हमारी बुक्स के टोटल फिगर्स में से रिड्यूस करके नई बैलेंस शीट बना दी आफ्टर द सेल ऑफ शेयर बाय पेरेंट कंपनी। समझ में आ गई आपको बात बिल्कुल। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।